Hello guys, welcome back to our channel Sri Guru Academy. I am Manu Verma. Today we are discuss in this video CDP pedagogy for CTET 2020। दोस्तों आज हम CTET 2020 के लिए CDP यानी कि बाल विकास एवं पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, यदि आप 10 क्वेश्चन भी कर पाते हैं, यहाँ पर यदि आप 10 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आज थोड़ा सा हाई रखा है, जिससे कि क्या हो कि आपको अपनी तैयारी पता लगे कि आप अभी तक कितनी तैयारी कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ये एक पुस्तक है दोस्तों, ये संवेगात्मक बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, ये एक पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक के आपको लेखक बताना है, क्योंकि ये आपका जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग शिक्षक भर्ती में कई बार पूछा गया है। तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर यदि आपको ये पता होगा कि संवेगात्मक बुद्धि का जो प्रत्यय किसने दिया था, तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये उन्हीं के पुस्तक है जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिमान दिया था। जी हाँ, तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की, तो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक है डेनियल गोलमैन की, और यह प्रतिमान भी डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया था गाइस। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। संवेग आप समझते हैं, इमोशन आपके मन के भाव। तो इमोशंस जो हैं उनको अगर नियंत्रण पाना है तो बालकों को किस प्रकार का अभ्यास कराना चाहिए। उन्हें आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का, या फिर आत्म अनुभूति का। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो अगर हम बात करते हैं आत्मचेतना, तो आत्मचेतना का नहीं होगा दोस्तों, आत्म प्रेरणा नहीं, आत्म नियंत्रण हालांकि इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि बच्चे को हमें क्या करना है, आत्म अनुभूति। बच्चा क्या सीख रहा है और उसे क्या सीखने की आवश्यकता है, उसको इसकी अनुभूति स्वयं करानी है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द फोर्थ इज द राइट आंसर दोस्तों। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। यह क्या है, आगमन प्रतिमान, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, या फिर विकासात्मक प्रतिमान। तो दोस्तों बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। जी हाँ, बताएं। भाषा व व्याकरण। तो दोस्तों अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं, आपको ये प्रश्न थोड़ा सा नया लगा हुआ, अगर आपने नहीं देखा है आज से पहले इस प्रश्न को, तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। जी हाँ, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहां पर भी शिक्षण प्रतिमान की बात की जाए और उसमें भाषा प्रयोग व व्याकरण शिक्षण की बात की जाए, तो हमेशा ध्यान रखिए प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान आएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला सेकंड वाला। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो, एक सेकंड रुकिए। जी हाँ, प्रच्छा नहीं, यहाँ पे प्रच्छा नहीं होगा। जी हाँ, प्रच्छा नहीं होगा, एक सेकंड रुकिए, इसका होगा। जी, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। जी हाँ, संप्रत्यय प्रतिमान, ठीक है, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, ये आपका ये वाला राइट होगा जिसपे 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 बना लेंगे और इसको नीचे वाले को 3 मान लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को। ये एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन इस सिंपल प्रश्न को भी कुछ भाई बहन गलत कर देते हैं। कैसे गलत कर देते हैं, देखिए अभी गलत करेंगे।
जी हाँ, अब बात करते हैं किस प्रकार से बनाता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो घंटी वाला बटन दिख रहा होगा इसको ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी कोई भी लाइव क्लास आती है। तो अगर बात करते हैं इस प्रश्न की, तो एक अध्यापक जब श्रव्य सामग्री का प्रयोग करता है तो क्या करता है दोस्तों? क्या सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, या मनोरंजक? मनोरंजक तो आप काट दोगे, केवल और केवल मनोरंजन के लिए ये सारी चीजें नहीं की जा सकती। ठीक है, अब बात करते हैं सरल बनाता है। तो सरल नहीं बनाता दोस्तों, कुछ लोग ये भी लगाएंगे, लेकिन सरल नहीं बनाता है, बनाता है रोचक। क्या बनाता है? रोचक बनाता है दोस्तों, इंटरेस्टिंग बनाता है। और जब इंटरेस्टिंग बन जाता है तो क्या होता है, बच्चा अपने आप से सीखने के लिए तत्पर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है, ये आपको बताना है। कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतरसूझ विकसित करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य आपको बताना है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, ये एकदम से करेक्ट है दोस्तों। लेकिन हमें हमेशा ढूंढना होता है मोस्ट सुटेबल आंसर। तो जब तक आपको मोस्ट सुटेबल आंसर नहीं दिखता तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप दोस्तों यहां पर सभी ऑप्शंस के लिए देखेंगे। शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, यह भी एकदम से करेक्ट है। छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतरसूझ विकसित करना, यह भी एकदम से करेक्ट है। और शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान और डिजाइन तैयार करना, यह भी एकदम से करेक्ट है। लेकिन अब पैदा होती है माइंड में कंफ्यूजन कि दोस्तों जब सभी सही हैं तो मोस्ट सुटेबल कौन सा मिलेगा। यहां पर तो बड़ा कंफ्यूजन माइंड में पैदा हो गई। तो आपका जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो होगा छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतरसूझ पैदा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। जी हाँ, और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संबंधवाद, जिसे हम साहचर्यवाद भी कहते हैं, उसके सिद्धांत के कौन सा बंध संबंधित है? स्थितियां एवं प्रत्युत्तर, उद्दीपन एवं प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर एवं प्रतिक्रिया, और उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। जी हाँ, बताएं, कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि संबंधवाद या साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन संबंधित है बताएंगे, कमेंट करें दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न में भी आप होते हो थोड़ा सा कंफ्यूज, तो कंफ्यूजन करना है थोड़ा सा दूर। अब बात करते हैं इस प्रश्न की, तो ध्यान रखिए उद्दीपन एवं प्रत्युत्तर। उद्दीपन क्या होता है? लक्ष्य, यानी कि जिसे हम बोलते हैं, मान लीजिए हमारा कोई लक्ष्य है, गोल है, उसे हम उद्दीपन बोल सकते हैं। और प्रत्युत्तर क्या होता है? हमने कुछ कहा और उसके प्रति हमें उसका आंसर जब मिलता है तो वही होता है आपका प्रत्युत्तर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको प्रश्न एकदम से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं पता था तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, लाइक एक ही बार करना है, लेकिन शेयर दोस्तों जितनी बार चाहें अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। कक्ष के अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु के विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतः क्रिया के द्वारा, या फिर पुनर्वलन द्वारा। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, इसमें से कौन सा अच्छा विकल्प हो सकता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक। अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बताना है कि किसके द्वारा होता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों। जी हाँ, तो अगर हम बात करते हैं कक्षा के अनुशासन द्वारा, कक्षा में अगर बहुत अधिक कठोर अनुशासन है
तब क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, क्या वहां पे मात्रा और गुण में का निर्धारण किया जा सकता है? तो ये आपका एकदम से गलत है। विषय वस्तु के विश्लेषण द्वारा, देखिए विषय वस्तु का अगर हम विश्लेषण करते हैं, बिल्कुल हम अच्छे से बच्चे को समझाते हैं विश्लेषण करके हर एक चीज़ के लिए, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा और अधिगम की मात्रा और गुण का निर्धारण हो पाएगा दोस्तों, एकदम से करेक्ट है। ठीक है जी हाँ। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो छात्र की अंतः क्रिया द्वारा, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है, क्योंकि छात्र आपने जितना पढ़ाया उससे छात्र कितना अंतः क्रिया कर पाता है, कितना समझ पाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुनर्वलन द्वारा की जब हम बात करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुनर्वलन कभी भी मात्रा और गुण का निर्धारण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो नहीं होगा, यहाँ पे आपका बी और सी हो जाएगा, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा प्रश्न, और जब प्रश्न समझ में आ गया तो दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। बताएंगे कि कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है। जो गलत है दोस्तों वो आपको बताना है। यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है, अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है, अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठ पोषण मिलता है, या फिर अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है। बताएं दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। गलत बताना है दोस्तों आपको। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन यानी कि कंप्यूटर के द्वारा दिया जाने वाला अनुदेशन। जी हाँ, बताएं। तो यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। ये कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत कम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, तो अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है। बिल्कुल, हर अधिगमकर्ता चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो, हर अधिगमकर्ता अपनी गति के अनुसार सीखता है। कोई धीरे सीखता है, कोई तेज सीखता है, तो ये आपका सही है। अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठ पोषण मिलता है, ये एकदम से करेक्ट है। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है, ये भी एकदम से सही है। लेकिन ये कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है, ये गलत है दोस्तों। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था, जो गलत है वो आपको बताना था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कन्फ्यूज़न पैदा करता है ये माइंड में। जी हाँ, और आपको माइंड में किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। ठीक है जी हाँ, अब बात करेंगे दोस्तों इस प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है दोस्तों? संलग्नता, प्रतिपादन, अभ्यास या फिर पुनर्वलन। जी हाँ, बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, कमेंट करें दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, या इसको आप देख लेंगे, इस प्रश्न को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं दोस्तों कि संलग्नता दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। ठीक है, यानी कि संलग्नता अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है, ये आपका गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर नहीं जो दिखता है ना, नहीं को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपका भी प्रश्न गलत कर सकता है, मेरा भी प्रश्न गलत कर सकता है, हर किसी का प्रश्न गलत कर सकता है। ठीक है, तो इसको पहले ही देख लेना है। प्रतिपादन, बिल्कुल दोस्तों, अधिगम की आधारभूत शर्त होता है प्रतिपादन की। अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ का प्रतिपादन अगर हम करना है तो अधिगम की आधारभूत शर्त है, बिल्कुल एकदम से करेक्ट है। अभ्यास, अभ्यास, क्या अभ्यास होगा भाई? बताइए, क्या अभ्यास होगा? तो अभ्यास की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो अभ्यास जितना ज़्यादा हम करते हैं उतना ही ज़्यादा अधिगम होता है, यानी कि ये एकदम से आधारभूत शर्त है। लेकिन दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर डी क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है पुनर्वलन। अब पुनर्वलन हालांकि अधिगम के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम सीखते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर हमें तुरंत पुनर्वलन दिया जाता है तो हालांकि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर हम आधारभूत शर्त की बात करें तो पुनर्वलन आधारभूत शर्त में नहीं आता। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर वी और सी किस में होगा? वी और सी,
सॉरी, बी और सी सही है ना, बी और सी सही है, गलत पूछा है इसमें। जी हाँ, देखिए अभी मैं गलत कर सकता था इस प्रश्न के लिए क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के लिए। तो आपको भी जहाँ पर नहीं दिखे आप पहले ही नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये आपका प्रश्न गलत कर देता है। तो आपका संलग्नता और पुनर्विलीन यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है। किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है दोस्तों, फिर से नहीं आ गया आपका प्रश्न गलत करने के लिए। अध्ययन के प्रति गंभीर ना होना। क्या किशोरावस्था में बच्चा अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 2 है कि तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को सहज बनाना। क्या बच्चा तर्कपूर्ण विचारों के द्वारा और तार्किक क्षमता के द्वारा अपना जो अधिगम है या फिर जो क्षमता है उसको सहज बनाता है? बताइए दोस्तों। अगर हम बात करते हैं एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, क्या ये एकदम से सही है? और पढ़ने में रुचि, बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका गलत है जो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, बताएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब किशोरावस्था में बच्चा होता है तो पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है, बिल्कुल सही है। एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, ये भी एकदम से सही है। और तर्कपूर्ण विचारों के बारे में भी बात करता है, लेकिन अध्ययन के प्रति गंभीर ना होना, यहाँ पे ना लिखा है ना, अरे भाई गंभीर होता है दोस्तों। किशोरावस्था में बच्चा अधिगम के प्रति सक्रिय होता है, गंभीर होता है, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था जो नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जी हाँ, एक बार लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। अब बात करते हैं किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको कर देगा कंफ्यूज थोड़ा सा। जी हाँ, बताएं। बाल अपराध के उपचार हेतु किशोर अपराध के उपचार हेतु कौन सा सही तरीका है? जहाँ किशोर यदि कोई अपराध करता है, किशोरावस्था में कोई बच्चा यदि अपराध करता है तो उसका अगर हमें उपचार करना है तो सही तरीका क्या होगा? तो बिल्कुल दोस्तों संगी साथियों के साथ रखा जाए, ये एकदम से करेक्ट है। अगर उसे अच्छी संगति दी जाए, उसके जो साथी समूह हों वो अच्छे हों, तो कहीं ना कहीं वो बाल अपराध से बच सकता है। ठीक है, यानी कि उपचार किया जा सकता है उसका। व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए। देखिए बच्चा जो है किशोरावस्था में क्या होता है, थोड़ा मेंटली प्रेशर में आ जाता है कि मैं आगे क्या करूँगा, अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ आगे क्या करूँगा, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं लाइफ में सक्सेस हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। तो ये बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं किशोरावस्था में। तो ये क्या है कि अगर बच्चे को व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए तो इससे भी क्या होगा कि उपचार हो जाएगा, बच्चे का किशोर अपराध से बचा जा सकता है। बाल कारागार में भेजा जाए, देखिए कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा बड़ा अपराध करता है, दंडनीय अपराध करता है, तो उसे बाल कारागार में भेजा जाए। बाल कारागार एकदम से करेक्ट है ये भी आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अब देखिए बाल कारागार में क्यों भेजा जाएगा? वहाँ पर कारागार, देखिए जो कैदियों वाली कारागार होती है और बाल कारागार होती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बाल कारागार में बच्चे के लिए सुविधाएं भी दी जाती हैं बहुत अनेक प्रकार की, जिससे बच्चे का विकास भी होता है। तो उससे भी कहीं ना कहीं किशोर अपराध से बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यानी कि 4 एकदम से करेक्ट होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ ये प्रश्न आपको बताना होगा। इसके लिए दिए जाते हैं आपको मात्र 30 सेकेंड, और आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर है कि पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी कहलाती है? जी हाँ, कमेंट करेंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। पियाजे के अनुसार, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में से वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है मतलब कुछ भी नहीं जानता। अनभिज्ञ का मतलब होता है कुछ भी नहीं जानता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी है? तो ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा। आप लगा सकते हैं इस प्रश्न में, क्या लगाएंगे? जी हाँ, मुझे पता है कुछ भाई बहन औपचारिक संक्रियात्मक लगाएंगे, क्योंकि इसमें दिया है जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है वह भी अस्तित्व में है।
लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये नहीं होगा। थोड़ा सा प्रश्न में आपको कंफ्यूज किया गया है। जी हाँ, प्रश्न में कंफ्यूज किया गया है दोस्तों। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, राइट आंसर आपका ये नहीं होगा दोस्तों। राइट आंसर होगा संवेदी गामक अवस्था, जो कि आपका 0 से कितनी अवस्था वर्ष तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है, और यही आपकी होती है। यहाँ पर अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो जो बच्चा होता है उसे जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है वह अस्तित्व में कहाँ मानता है? वो बिल्कुल मानता है दोस्तों। देखिए क्या होता है, जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा अचानक से सो रहा है और अचानक से लाइट पड़ी, मतलब उसको दिखाई नहीं दी लेकिन फिर भी अचानक से जाग गया। क्या हुआ? ये क्या है? कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी अस्तित्व में लगती है उसे। ठीक है ना, समझ रहे ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी औरत खड़ी हुई है, उसे हर औरत एक माता लगती है, अपनी माता लगती है। तो यहाँ पर ये क्या है कि कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं है फिर भी वह अस्तित्व में दिखती है दोस्तों। कब? संवेदी गामक अवस्था में। क्योंकि इस प्रश्न में एक छोटा सा पॉइंट इन्होंने दिया है, बच्चा अनभिज्ञ होता है। और अनभिज्ञ कब होता है? संवेदी गामक अवस्था में होता है। कुछ भी नहीं जानता, अनभिज्ञ होता है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? जी हाँ, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, ध्यान रखेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों व्यवहारवाद। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को क्या करता है? विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन यहाँ से गेस्टाल्टवाद से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? तो ध्यान रखें, मैक्स वर्दिमर आता है दोस्तों। कभी कभी आप लगा देते हैं कोहलर। कोहलर गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता नहीं थे, वो सूज के सिद्धांत के जन्मदाता थे। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरी के साथ नहीं करना चाहिए। जी हाँ, किशोरों के साथ कार्य करते समय यदि आप किशोरों के साथ काम कर रहे हैं तो विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं करना चाहिए। कुछ किशोर ऐसे होते हैं जो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से, तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए? आलोचनात्मक उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, संग्रहित उपागम या फिर आदर्श उपागम? तो बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। या तो आई होप इस प्रश्न को आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट दिया गया है और उस नेगेटिव पॉइंट से आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। या मुझे पूरी आशा है कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल सही करेंगे। या बिल्कुल सही दोस्तों, आलोचनात्मक उपागम। किसी की भी आलोचना नहीं करनी है दोस्तों। अगर बच्चा असमायोजित है, अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है, किसी भी कार्य को करता है लेकिन उसको अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, तो उसकी आलोचना नहीं करनी है। समझ रहे ना? अगर आप उसकी आलोचना करेंगे तो बच्चा वो लाइफ में कभी सक्सेस ही नहीं हो पाएगा। ये रियलिटी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, एकदम से सही होगा। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण या फिर अनुभव? बताना है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। किसने दिया? कोहलर ने दिया दोस्तों, ध्यान रखें, कोहलर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर सूझ सिद्धांत, दोनों में से कोई भी आ जाए आप कोहलर लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सा। अब बात करते हैं दोस्तों बुद्धि। बिल्कुल दोस्तों, बुद्धि प्रभावित करती है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक है, एकदम से सही है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, व्यक्तित्व। क्या व्यक्तित्व करता है दोस्तों? तो व्यक्तित्व दोस्तों नहीं करता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण, हमारे सामने जो हमें दिख रहा है वो भी अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ सिद्धांत। हमारे माइंड में सूझ कब आएगी? जब वस्तु हमें दिखाई दे रही है, जब हमें समस्या दिखाई दे रही है तभी तो हम उसका हल ढूंढ पाएंगे। एकदम सही है। अनुभव, बिल्कुल दोस्तों, हमें जब अनुभव है किसी भी चीज़ का तभी हम उस चीज़ को कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमें कोई मैकेनिक है, बाइक का कोई मैकेनिक है और उसे बाइक
संभालनी नहीं आती, ठीक करनी नहीं आती, अनुभव नहीं है, तो क्या वो बाइक को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अनुभव नहीं है। तो ये भी एकदम से सही है। लेकिन दोस्तों ये व्यक्तित्व सूझ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जब आपको अच्छी लगी हो तभी आप लाइक और शेयर करें, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो मत करिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों ये घंटी वाला जो बटन आपको दिख रहा होगा इसको दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा जब भी हमारी कोई लाइव क्लास आती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।